अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है सीडीपी बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आज की टॉपिक है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, और वैसे भी पीछे लगभग 15 वीडियो सीडीपी के हो चुके हैं। आज 16वां वीडियो है और ये क्रम जारी रहेगा। ये चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, सभी के लिए सीडीपी एक ही होती है, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं, आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। देखिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। तो पहला तो बालक को समझाने में सहायक, दूसरा जो है शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। ठीक है, अगला है आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है, वैसे आज की जो टॉपिक है, आप ये मान के चलिए कि जो पेडागोगी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनसे माने इसी में जो है मिलती है। ठीक है ना। अगला देखा जाए, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धिलब्धि की उपयोगिता है। छात्र की उन्नत करने में, छात्र की उन्नत करने में। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। तो स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है। छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। मीन्स यदि अध्यापक जो है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ रहा है तो उससे बच्चों में भी स्व अध्ययन की भावना बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। आज की वीडियो जो देखिए भाई बहुत उपयोगी होने वाली है, जो कि पेडागोगी से रिलेटेड है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी राय में छोटे बच्चों की कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए। आपकी राय में छोटे बच्चों की कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए। तो 4 वर्ष की आयु के बाद, 4 वर्ष की आयु के बाद। अगला है, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है। यहाँ योगी देखिए लिखा है, उपयोगी नहीं छपा, क्यों। तो यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, क्या बढ़ाता है, रुचि। ये आपका उपयोगी था, यहाँ उपयोगी बना लीजिएगा, और ये है रुचि। ठीक है, अगला है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है। धर्मानुराग। ठीक है, धर्मानुराग माने धर्म के प्रति
प्रेम। अगला देखते हैं, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल? तो प्राइमरी स्तर की शिक्षा की समस्याएं महत्वपूर्ण भी है और जटिल भी है। अगला है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन। अगला देखिए नेक्स्ट, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए करना चाहिए। अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। अगर अध्यापक उच्च स्वर में पढ़ेंगे तो बच्चों में भी आदत बनेगी। नेक्स्ट, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है उत्तरदायित्व की भावना। ठीक है, चलिए तो देख लिए होंगे, आगे चलते हैं। छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियां सुनाने से क्या फायदा होता है? तो उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। ठीक है, कभी भी छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर उन्हें कहानियां अगर सुनाई जाए तो उसका फायदा क्या मिलता है? उनकी मिलकर यानी सामूहिकता में काम करने की भावना जागृत होती है। ठीक है, और हालांकि अब तो धीरे धीरे, पहले ये काम घर में भी होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक माता पिता और प्राथमिक पाठशाला आपकी घर ही होती, तो लेकिन माहौल बदला है। आगे देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप। अगला है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती? तो शिक्षा जो है समाज के धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, तीनों पर प्रभाव डालती है। ठीक है ना। अगला है, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे बच्चे किसी शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको सही से उच्चारित नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वयं सुउच्चारण करके छात्रों से पुनरावृत्ति कराएं। स्वयं, यहाँ शुद्ध उच्चारण लिख रहा है। ठीक है ना, स्वयं सुउच्चारण माने सुंदर, खुद जो है सुंदर उच्चारण करके छात्रों से पुनरावृत्ति कराएं। ठीक है ना। अगला, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो अभी भी मैंने पहले बताया था, कहाँ से होती है? घर से। बच्चों की शिक्षा घर से ही प्रारंभ होती है। अगला है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो कक्षा शिक्षक की। किसकी होती है? कक्षा शिक्षक की। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बताएं भाई कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बराबर चाहे
सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या उसकी लेटेस्ट अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। टीजीटी, पीजीटी जो भी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इस चैनल पर जो है वीडियो भी सीडीपी की पूरी मिल जाएगी, और भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी की जीएस की सीरीज आप देख सकते हैं, 1 से 1000 प्रश्नों की, जो वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल पूर्व माध्यमिक शिक्षा है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित। अगला है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ कौन होता है? प्राथमिक स्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है। जब भी कोई बालक दूसरी भाषा सीखेगा तो किस चीज़ का? वो मातृभाषा से दूरी उसको महसूस होगी। जैसे जब बच्चा यहाँ अपने भारत का है और वो तो हिंदी भाषी है, लेकिन उसे हम अंग्रेजी सिखाते, उर्दू सिखाते, तो उसको जो है थोड़ा सा अपनी भाषा से दूरी खिंचती हुई नजर आती है। अगला देखिए, नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, ठीक है ना। अगला, कोई छात्र, देखिए अभी बिल्कुल प्योर पेडागॉजी से रिलेटेड है। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? अगर छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है तो आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और उसे आप दूर करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा हो और उस दौरान बच्चों से कैसे प्रश्न उसे पूछने चाहिए कि जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, सटीक हो और बहुत लंबे प्रश्न ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, आप क्या करेंगे? जैसे आप कक्षा में अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आपकी निगाह अचानक पड़ जाती है पीछे की सीट पर कि एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, तो आप क्या करें? उसे ऐसा करने देंगे और वह उससे बाद में इसका कारण आप पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में किसी छात्र द्वारा किए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अव्यवस्था में आप क्या करेंगे? जैसे कक्षा में कोई छात्र गलत उत्तर दे देता है और जैसे आपने प्रश्न पूछा और छात्र जो है खड़ा होता है लेकिन उत्तर गलत बताता है, जिससे अन्य जो छात्र वो सभी हंसने लगते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए। जो छात्र हंस रहे हैं उनको आप रोकिए, उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है, ठीक, कभी कभी सभी से गलती हो जाती है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं और कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती।
मीन्स जो आप पढ़ा रहे हैं जिस विषय को, उससे उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण बात मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे छात्रों के साथ क्या करना चाहिए कि उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। ठीक है ना? चूँकि वो स्कॉलर छात्र हैं तो उनके लिए आपको अलग से थोड़ा सा उनके उपयोगी कार्य देना होगा। अगला देखिए, एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं और कुछ तेज हैं, यानी क्लास में, आपकी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं और कुछ तेज हैं, तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? तो आप मीन्स आपके लिए क्या उचित है? आप अगर अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद से अलग से पढ़ाएंगे आप। मैंने जब चूँकि कमज़ोर बच्चों को यदि पढ़ाने लगेंगे तो जो तीव्र हैं वो जो है अव्यवस्था फैलाएंगे, और अगर तीव्र को लेकर चलेंगे तो जो कमज़ोर हैं वो निराश होंगे। सॉरी। तो इस प्रकार से कमज़ोर बच्चों को अलग से समय देंगे स्कूल टाइम के बाद। ठीक है। तो अगला देखते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है, देखिए कभी भी जब क्लास में शिक्षक जाता है तो परिचय क्यों होता है, करता है, जिससे छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ठीक है, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। यह तरीका अच्छा है या गलत? तो आपके अनुसार क्या है? ठीक, सही उत्तर यह है कि यह तरीका अच्छा नहीं है। इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना कब रहती है? कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो, मीन्स सीट है 80 की, बैठा रहे 120 या 100, तो अनुशासन भंग होगा। ठीक, इसीलिए क्लास की एक सीमा बनाई जाती है कि इस क्लास में इतने ही छात्र बैठ सकते हैं, जिससे अनुशासन बना रहे। अगला देखते हैं, डंडे के भय से। अब डंडे के भय से क्या होगा? व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। देखिए पेडागॉजी से रिलेटेड है, इसको आप बहुत माइंड करके चलेंगे। अगला है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है। कक्षा में बेहतर अनुशासन कब रहेगा? यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो निश्चित है कि कहने का मतलब जो इंटरेस्टेड टॉपिक होगी, बच्चों के उपयोगी होगी, तो बच्चे जो है शरारत नहीं करेंगे, मैंने अनुशासनहीन नहीं होंगे, वो उसी में मन लगा के पढ़ेंगे।
नेक्स्ट, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो बच्चों में स्व अनुशासन पैदा करने की सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर, ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर उनके अंदर स्वानुशासन की भावना पैदा की जा सकती, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अभी यह क्रम जो है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इसका अभी और है, चूँकि पेडागॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा किया जाएगा, या हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े, चूँकि वीडियो बहुत लेंदी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम जो है, जो जुलाई में होना था, वो 20 अगस्त को निर्धारित हो गया है। अब की ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन का चक्कर ख़त्म हुआ, तो इस चीज़ को आप माइंड करिए। और जहाँ तक उम्मीद है, टेट का भी जुलाई के बाद कुछ हला भला हो सकता है, ठीक है, चूँकि नए चयन आयोग से अब टेट होगा, यूपी टेट, जिसके लिए आयोग का गठन जो है जुलाई में पूर्णतया निश्चित है कि हो जाएगा। और आयोग के गठन के बाद आपके मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि अब यूपी टेट जो है नया शिक्षक चयन आयोग ही कराएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल बस इतना ही आज की टॉपिक में। धन्यवाद।